नॉमिनी होना और उत्तराधिकारी रखना, ये लोगों को समझ में नहीं आता। अक्सर लोग समझ लेते हैं कि हमारे निवेश में नॉमिनी का नाम हमने डाल दिया है तो मतलब वही हमारे पूरी जमा पूंजी, हमारी कमाई का उत्तराधिकारी भी बन जाएगा। क्या फर्क है विकास? तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन कविता जी। एक तो क्या कि अपने देश में नॉमिनी नहीं बनाते हैं, एंड नॉमिनी बनाने के बाद उनको लगता है कि नहीं, एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ। बट इन केस ऑफ शेयर, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, डीमेट में अगर आपने नॉमिनी बना दिए, फादर के अगर 3 बेटे हैं, किसी एक को अगर नॉमिनी बना भी दिया, तो नॉमिनी डज नॉट मीन इन केस ऑफ डेथ ऑफ फादर that nominee will not become 100% owner of the entire asset of his father. Nominee is just acting as a trusteeship. वो एक केयर टेकर है। अल्टीमेटली उनके जो एसेट्स का, जो इन्वेस्टमेंट्स का जो डिवीजन होगा, वो फादर के विल के अनुसार ही होगा। और अगर विल नहीं है, देन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट या जो वो जिस रिलीजन से बिलोंग करता है, उसके अनुसार कोर्ट के प्रोसेस के थ्रू ही उनके एसेट्स को उनकी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो इसीलिए नॉमिनी बनाने से एक फायदा ये हो जाता है कि एसेट्स एक केयर टेकर के पास पहुंच जाता है। उसके बाद फैमिली की एक अंडरस्टैंडिंग के अनुसार या तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो, या फैमिली में लगता है कि पोटेंशियल डिस्प्यूट होता है, तो फिर वो या तो विल के अनुसार होगा या फिर कोर्ट ऑफ लॉ के अनुसार होगा। सो नॉमिनी का मतलब 100% लीगल एयर नहीं होता है, ही इज जस्ट ए केयर टेकर। फिरोज, हम विल को बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पर दे रहे हैं, जरूरी भी है। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग की जब बात होती है, वेल्थ मैनेजमेंट की जब बात होती है, तो केवल सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पर ही फोकस नहीं किया जा सकता। लेकिन फिरोज, इस उत्तराधिकारी का चुनाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी का ऐसा समय जहां पर आप अपनी जमा पूंजी को बांट रहे हैं उन लोगों के बीच जो आप अपने कहते हैं उन्हें। ये डिसीजन ऑब्वियसली आपको सलाह मशवरा करके लेना चाहिए। प्रोसेस क्या है विल बनाने का हम समझ गए, लेकिन कौन सा सही उत्तराधिकारी होगा आपकी किस निवेश के लिए, उन पैसों के लिए, वो हम कैसे तय करें? यस, देखिए कविता जी, बिल्कुल सही कहा कि कौन होगा मेरा उत्तराधिकारी, और क्या किसको मैं देना चाहता हूं कि वो खर्च भी करना चाहे पैसा तो कर सके। तो उस आधार पर निर्धारित होता है। ऑफ कोर्स एक इंसान की पहले चाह होती है कि मैं किसको क्या दूं, वो एक चाह होती है कंज्यूम करने के हिसाब से। बट जो भी आप दे रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने एक 2010-11 में सीखी कि एक मेरे क्लाइंट थे जो चल बसे 2008 के बाद, राइट, जब मार्केट नीचे थी, राइट, वो चल बसे, वो 82 साल के थे और वो इतने ज्यादा तजुर्बेकार थे इक्विटी में। जब मार्केट गिरती थी वो मुझे सांत्वना देते थे कि फिरोज घबरा मत, मार्केट ऊपर जाएगी। दूसरे क्लाइंटों को तो मुझे सांत्वना देनी पड़ती थी, ये इतने तजुर्बेकार थे कि वो मुझे सांत्वना देते थे। बट मैडम के पास जो ये 18 करोड़ रुपए हैंडओवर हुए, वो वापस 2008 की एंड में बहुत नीचे चले गए। तो मैडम ने किसी रिश्तेदार से बात की और पूरे इक्विटी से निकालने की बात कर ली। ऑलमोस्ट 60-70% जो इक्विटी का पैसा था उन्होंने 2009 की रैली के पहले निकाल ली। तो उत्तराधिकारी चुने जरूर। अगर मैडम को उत्तराधिकारी चुनना था सर को, तो उनको इक्विटी मैनेज करने की क्षमता देना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तो आप जो भी पोर्टफोलियो दे रहे हैं, जो भी एसेट्स दे रहे हैं, क्या उत्तराधिकारी को वो मैनेज करने की, उसकी रिस्क समझने की और क्षमता है रिस्क को संभालने की या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैंने एक क्लाइंट की फैमिली को देखा है, 32 करोड़ की लैंड एनआरआई बेटे को जो यूएस रहते हैं 25 साल से, उनको दे दी। वो आए थे और लैंड में तो आपको पता ही है कि क्या क्या डीले होती हैं, तो घबरा गए कि यार मैं डील कैसे करूंगा, राइट। So point I'm trying to make is explain to the next karta, bring him the capability to manage the asset you give him, not just give the asset. तो काबिलियत के आधार पे और आपकी चाहों के आधार पे उत्तराधिकारी चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और काबिलियत नहीं देते और अगर आप वो एसेट दे देते हैं तो वो एसेट जो भी अच्छा कर सकती थी वो उसकी पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पाती।